हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं बता दूं, आज का कार्यक्रम का ब्यौरा दे दूं आपको। पहले खबरें खेती की होंगी, उसके बाद हम रेवाड़ी में कई गांवों में गए जहां किसानों ने एक नई फसल यानी अरंडी, जिसे कैस्टर कहते हैं, वो लगाई हुई है और ये उनके शुरुआती साल हैं, नया अनुभव है, बड़ी उम्मीदें हैं उनको। तो हो सकता है उनको देख के आपके मन में भी आए कि हम भी अरंडी लगाएं, तो वो तो सुनने पे ही पता लगेगा। इससे पहले चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और पहले देख लें खबरें खेती की। गन्ना उत्पादकों को एक पखवाड़े में भुगतान के आदेश। कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से गांवों में सिंचाई व्यवस्था होगी। अरहर उत्पादन में बढ़ोतरी, मृदा और ताप पर विशेष शोध और कृषि में महत्वपूर्ण कीटों की वेबसाइट तैयार, किसानों को विशेष सुविधा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा और अब खबरें विस्तार से। मिठास भरी फसल गन्ना तब कड़वाहट घोलती है जब किसान को चीनी मिलों से भुगतान में देरी होती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नकदी फसलों में गन्ना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। गन्ना उत्पादकों द्वारा चीनी मिलों तक गन्ना पहुंचाने के बाद भी समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। इस दिशा में कठोर कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को शीघ्र भुगतान के आदेश दिए हैं। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास पासवान ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार इस दिशा में कठोर कदम उठाते हुए चीनी मिलों के गन्ना उत्पादक का भुगतान 15 दिनों में कराए। चीनी मिल मालिक इसमें विलंब न करें। हाल के आम बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना की घोषणा की गई थी। अब कृषि मंत्रालय को इसके लिए एक माध्यम बनाया गया है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। खरीफ की खड़ी फसलें समय समय पर सिंचाई की मांग करती हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना इस दिशा में विशेष तौर पर कारगर सिद्ध हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र आगे आते हुए इस दिशा में सशक्त माध्यम बने। ज्ञात हो कि सरकार द्वारा खेती किसानी को प्राथमिकता देते हुए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक रूप से मिले वर्षा जल का अरहर की उत्पादक क्षमता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने अपनी शोध में इस बात की पुष्टि करते हुए अनुसंधान प्रदर्शन खेतों पर विशेष सफलता प्राप्त की है। भारतीय आहार में शामिल दालों में अरहर अपना विशेष स्थान बनाए हुए है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अरहर उत्पादकता को लेकर किए गए विशेष शोध कार्य में स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त बरसात के जल और मृदा की उर्वरकता बढ़ोतरी में विशेष संबंध है। गुलबर्ग में हुए परीक्षणों में पाया गया है कि अरहर उत्पादन में 0.14 से 0.43 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। अगर ताप में बढ़ोतरी होती है तो उत्पादन घटता है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी पाई गई है। इस दिशा में किसानों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। किसान के लिए कुछ कीट मित्र हैं तो कुछ दुश्मन भी। वैज्ञानिकों द्वारा इसकी पहचान और विवरण लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है। इसके द्वारा किसान और शोधकर्ता लाभान्वित और प्रशिक्षित होंगे। बरसात के इस मौसम में पनपते कीट खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु यदि समय रहते इनकी पहचान कर ली जाए तो उन्हें काबू किया जा सकता है। इस दिशा में बेंगलुरु स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स द्वारा एक वेबसाइट तैयार की गई है, जिसमें कृषि के लिए महत्व कीटों की संचित दीर्घा है। साइट पर 500 कीट प्रजातियों के 3000 से भी ज्यादा चित्र हैं। किसान भाई, शोधकर्ता तथा अन्य इससे लाभान्वित होंगे तो क्लिक कीजिए www.nbri.res.in/insecttest/index.php। क्या कहता है ये मौसम? आइए देश के विभिन्न भागों में मौसम की चाल की ताज़ा जानकारी ली जाए। अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा तथा केरल में भारी बारिश होने की संभावना है। और अब एक नज़र मंडी समीक्षा पर डालते हैं। देश की कृषि उपज मंडियों में एक बार फिर तिलहनी मांग में उछाल देखने को मिला है।
सरसों और सोयाबीन के तेल की विशेष मांग है, तो वहीं पाम ऑयल भी उछाल पर है। बरसात की स्थिति को देखते हुए जहां पशु आहार में खली की मांग बढ़ी है, तो वहीं बारीक बासमती चावल में टूटन है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आज हम रेवाड़ी के बावल कस्बा जो है वहाँ के एक अनुसंधान केंद्र है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उससे बोल रहे हैं। और यहाँ पर समस्या जो आम तौर पर राजस्थान और यहाँ के जो महारानी इलाके हैं, कम पानी उपलब्ध है और है तो वो खारी है, ये समस्याएं यहाँ भी थी। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो हमारी गुआर है, सरसों है, ऐसी जो कम पानी मांगती हैं, उनके साथ कैस्टर को भी ट्राई किया है, जिसे हम अरंड कहते हैं। अरंड में क्या क्या कामयाबी मिली, क्या उसकी तकनीक है आज की आधुनिक तकनीक के साथ, और किस तरह उनकी कामयाबी की कहानी है, वो आइए सुनते हैं। और आपको मिलाते हैं यहाँ के सीनियर एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर जोगिंदर सिंह यादव साहब से। यादव साहब, क्या कहना चाहेंगे? अरंड की कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे आपके दिमाग में आया, इसको क्यों नहीं लें, और कहाँ तक आज पहुँचे हैं आप? जी, भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है अरंड की पैदावार में, इसके क्षेत्रफल में और इसकी उत्पादकता में। अच्छा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अरंड के तेल के विश्व बाजार में एक छत्र राज्य है और उसको बरकरार रखने के लिए ये तिलहन निदेशालय ने और भारत सरकार ने ये महसूस किया कि इसका जो हम प्रोडक्शन इसकी बढ़ाएं और एक नए क्षेत्र को भी ढूंढें। तो उसी के तहत इसमें हरियाणा में ये कार्य शुरू किया गया और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पहले सिरसा फिर हिसार से होते हुए 2006 में ये निर्णय लिया कि बावल अनुसंधान केंद्र इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, उपयुक्त स्थान रहेगा। और 2006 में ये जिम्मेवारी मुझे मिली और इसमें जब से मैं काम कर रहा हूँ लगभग 8 साल हो चुके हैं। और क्योंकि जैसा आपने बताया अभी गुजरात और राजस्थान में बहुत अच्छी इसका उत्पादन है, इसकी उत्पादकता है, तो इन पिछले 8 सालों में हरियाणा के जो परिणाम रहे हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हम हरियाणा और गुजरात से भी ज़्यादा उत्पादकता ले सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पूरे देश से वैज्ञानिक यहाँ आते हैं और देखते हैं और सभी ने बहुत सराहना की है। जो हमारा DCH 177 जो तिलहन निदेशालय हैदराबाद से द्वारा विकसित किया गया हाइब्रिड है, संकर किस्म है, उसकी इतनी ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन आता है कि वो सब चकित भी रह गए। और इसकी पूरी शस्य क्रियाएँ, पूरी टेक्नोलॉजी अब हमने पिछले 5-6 साल पहले डेवलप कर दी थी और विश्वविद्यालय ने अब इसका अनुमोदन कर दिया है। किसानों को पूरी टेक्नोलॉजी हम अरंड की खेती के बारे में दे चुके हैं। और पहले ये राजस्थान के साथ लगते हुए 5-6 ज़िलों में इसके बहुत संभावनाएं हैं। किसानों ने राजस्थान से देख करके, सीख करके थोड़े प्रयास किए गए थे लेकिन वो अकेले पड़ गए थे। लेकिन अब विश्वविद्यालय उनके साथ है, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ है और अब कृषि विभाग भी हमारे साथ आने लगा है और हम सब मिलकर एक प्लेटफार्म तैयार कर चुके हैं जिसको अब आगे बहुत ही इसकी जो है आगे बढ़ने की पूरी संभावनाएं। डॉक्टर यादव, मैं जानना चाहूँगा यहाँ की जलवायु के हिसाब से और यहाँ के पानी की उपलब्धता के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी शस्य क्रियाएँ हैं और कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं
जिसको आप जिनकी सिफारिश करते हैं और यहाँ पर भी लगाते हैं? ये जो 6-7 ज़िले जो राजस्थान की सीमा से लगते हुए हैं, जहाँ मिट्टी हल्की है, रेतीली है या दोमट है, इन मिट्टियों में ये बहुत उपयुक्त जगह है इसके लिए, अरंड की खेती के लिए। हाँ, पहले अब तक इसको मानते थे कि ये तो बरानी और बंजर और मार्जिनल लैंड के लिए है, भूमि के लिए है, लेकिन अब अनुसंधान से ये हमने पाया है कि इसको भी अच्छी देखरेख की ज़रूरत है। हाँ, ये सहन शक्ति रखता है, सूखे को सहन कर लेगा, लेकिन अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो इसको उचित प्रबंध पोषक तत्वों का और पानी का अगर आप रखेंगे, एक अच्छी फसल इसको मान के चलेंगे और अच्छा प्रबंध करेंगे तो इसकी उत्पादकता बहुत अच्छी है। हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले में हमारे किसानों ने 62 मन 63 मन तक भी प्रति एकड़ इसकी उपज ले ली है। हमारे जो अनुसंधान के जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो 50 क्विंटल 60 क्विंटल पर हेक्टेयर तक काफ़ी बार आए हैं और बहुत अच्छे परिणाम इसके मिल सकते हैं। हाँ, इसको रेतीली दोमट सब तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, जल भराव वाली मिट्टी ना हो, ऐसी मिट्टी जिनमें 3-4 दिन तक पानी खड़ा रहे या जहाँ बहुत ज़्यादा नमक है या कलर है, वो भी खेत इसके लिए ना सुने। और पानी इसको 2 या 3 दे करके या इसको 4-5 पानी 6 पानी भी मिल जाएंगे तो ऐसी उत्पादकता बहुत अच्छी आ सकती है। कि जैसे ये फसल है इसमें भी क्रिटिकल स्टेजेज होंगी कि भाई एक पानी है आपके पास, 2 हैं, तो कौन कौन सी अवस्था में देना चाहिए? जी, बहुत बढ़िया आपने ये सवाल उठाया है, क्योंकि इसको अभी तक बारानी की समझते थे। मैंने पीछे भी बताया कि ये पानी को मानती बहुत है। इसको आप 2 पानी दोगे तो 2 जैसी होगी, अगर नहीं दोगे तो फिर बहुत ही कम होगी, और 3 पानी या 4 पानी देंगे तो वैसे ही उत्पादन हर पानी के साथ मैं कहूँ कि 5-6 मन प्रति एकड़ बढ़ता है, तो ये सही है। और जो क्रिटिकल स्टेज की बात कही है, जैसे कि इसमें गुच्छे आते हैं, उस टाइम जब ये इसमें बीज बनते हैं तो उस टाइम इसमें पानी ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो जो है अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पानी की कमी होगी तो ये जो है कैप्सूल्स नहीं निपटेंगे और बीज नहीं बनेगा, प्रोडक्शन घट जाएगी। तो ये क्रिटिकल स्टेज है। इसका कितना लंबा चलता है इसकी फसल का? इसकी बिजाई का समय हमने देखा है कि सबसे बढ़िया 15-20 जून से लेकर के मध्य जुलाई सबसे उत्तम समय है बिजाई का, और ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई आखिर तक हम इसकी बिजाई पूर्ण कर लें। और ये बिजाई करके और इसका अगले फिर मध्य मई तक या अप्रैल के आखिर तक, जैसा कि आपने आखिरी पानी कब दिया है, इसकी फसल चलती है। जब तापमान बढ़ता है और गर्म हवाएं चलती है तो उस टाइम ये सारी फसल पक जाती है, मतलब मई 10-15 तक ये पूरी हो जाती है। लेकिन यही हरियाणा की खूबी है कि इतना लंबा ड्यूरेशन मिलता है, इसको अवधि मिलती है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम उत्पादकता में राजस्थान गुजरात को पीछे छोड़ सकते हैं यदि हम पानी का प्रबंध करें और अच्छी हाइब्रिड लगाएं तो। डॉक्टर साहब, एक बात मन में आई, जैसे 10-11 महीने लेगी ये फसल जी, तो इसमें इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती है, क्योंकि एक ही फसल में 11 महीने के लिए खेत को रोकना आज की तकनीकी में फिट नहीं बैठता कुछ। जी हम भी आपने जो कहा है उसी में इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये फसल भी एक ऐसी है, इसमें जो लाइनें हैं, पंक्ति हैं, उसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है। 120 सेंटीमीटर तो मिनिमम हमारी रिकमेंडेशन है। 150, ये पौधा ऐसा है कि इसको अगर पानी और खुराक मिले, इसका जो पौधा बहुत फैलता है, तो इसको जितनी ज़्यादा जगह देंगे उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा। और जो पौधों के बीच में जगह बची शुरू के 3, 3.5-4 महीने तक इसकी बढ़वार कम होने के कारण उसमें हम कोई भी फसल लें, तो उसमें खरीफ में हम गुआर, मूंग, लोबिया, तिल, मूंगफली, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, और बेशक सब्जियां भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो ये बेल वाली फसलें हैं सब्जी की, घिया, तोरई, करेला, ये सब बहुत अच्छे चलते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि किसान को हम आज़ादी देते हैं कि खरीफ की जो फसल वो लेना चाहे वो ले, और साथ में अरंड लगाए, ताकि उसकी वो हम जो है दोनों फसलें उसकी ना छोड़वाएं, एक फसल वो अपनी मर्जी की ले और फिर अरंड ले। तो उसका जो, हालांकि इस अकेली अरंड की फसल में ही, जैसे कि मैंने कही, 9-10 महीने का समय लगेगा। जो हम यहाँ पे 2 फसलें लेते हैं 2 सीज़न में, खरीफ में एक, रबी में, उन दोनों को आर्थिक जो
जो नेट प्रॉफिट है, लाभ है, उसमें अकेली फसल में भी क्षमता है, अगर उचित प्रबंध करें तो उन दोनों से ज़्यादा शुद्ध मुनाफा दे सकती है। अच्छा और जैसा कि आपने कहा, यदि हम इसमें दूसरी फसलें, अंत्य फसलें या मिलमा फसलें ले सकते हैं तो सर्तिया जो है मुनाफा उन दोनों फसलों से ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें खर्चा कम है। इस फसल के उत्पादन में खर्चा बहुत कम है। खर्चा एक फसल का है, एक सीज़न में आपने बहाजोत करनी है, एक बार ही खरपतवार वगैरह उसी सीज़न में निकालनी है, उसी बार जो है आपने खाद देने हैं सारे, तो आगे तो सिर्फ कटाई और कढ़ाई है, तो वो सारे खर्चे जो दूसरी फसल के हम हैं वो इसमें बच जाते हैं। डॉक्टर साहब एक बात आई मन में, जब आप कह रहे खर्चा कम है इसमें, तो इसमें खाद पानी कितना चाहिएगा? और खाद पानी तो आपने सही कहा है, लेकिन क्योंकि हम जब इतना इसका उत्पादन क्षमता रखती है फसल, तो सर्तिया एक फसल जो गेहूं की है जैसे, तो उसके बराबर तो इसको चाहिए पोषक तत्व। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 फसलों में पोषक तत्व डालते हैं, उसकी तुलना में इसमें थोड़ा कम डालना पड़ेगा। बहाई जुताई के पैसे बचेंगे दूसरे सीज़न के, तो वो है। तो इसमें कम से कम ये मान के चले आप, जो गेहूं में हम दे रहे हैं जितना खाद, वो खाद इसमें चाहिए। 80 से 120 नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 kg इसमें P2O5 फास्फोरस पर हेक्टेयर, और 30 किलो पोटास और 20 से 30 किलो सल्फ़र की इसमें सिफारिश हमने की है। तो अगर हम कोई और अंत्य फसल ले रहे हैं तो दोनों फसलों को देखते हुए इसमें खाद डालेंगे। फिर भी जो हमारा 2 फसलों का जो फसल चक्र है 1 साल में लेने का यहाँ सिंचित इलाके में, उसके मुकाबले मैं कह रहा था कुल खर्चा इसमें कम होता है। सब जैसे आपने पौष्टिक तत्वों की बात की, जी, तो यहाँ वर्षा भी कम होती है और सिंचाई का भी पानी खारी है। हाँ जी। तो इसमें जैविक खाद का तो मेरे ख्याल में अच्छा रोल होना चाहिए। हाँ, जैविक खाद का इसमें रोल है, और हम अभी अनुसंधान भी कर रहे हैं कि इसमें जो बायो फर्टिलाइज़र है PSB और नाइट्रोजन के एज़ोटोबैक्टर वगैरह, उस पर भी रिसर्च चल रही है। और फिलहाल एक बायोफास के नाम से राजस्थान में काजरी ने एक बायो फर्टिलाइज़र निकाला है, हाँ जोधपुर में, वो हम डाल रहे हैं। उसके हम रिकमेंडेशन भी करने जा रहे हैं, बड़े उसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन अब हम इसमें जो एज़ोटोबैक्टर और फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है PSB, उसके भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अब मेरा ध्यान दिलाया, ये खुद भी एक फसल ऐसी है कि इसमें इतना लीटर डलता है ये पत्ते, पोलन ग्रेन्स और दूसरे नीचे झड़ते हैं, जो इसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाती है, और अगली फसल इनके अरंड की फसल के बाद अच्छी होती है। ऐसा हमने पाया। हाँ जी, ये अगली फसल में, क्योंकि डीप रूटेड है, इसकी जड़ें नीचे गहरी जाती है, तो ये पोषक तत्व नीचे तक भी लेती है, और अगली फसल जो है अलग जगह से लेगी, तो अगली फसल की इसकी संभावनाएं अच्छी है, उत्पादक। अब बात आती है इसमें कुछ रोग या बीमारी, कीड़े कौन कौन से जिससे बचाव करना चाहिए? जी, इसमें रोग लगते हैं, लेकिन क्योंकि हरियाणा अभी इसके लिए नया क्षेत्र है, तो अभी रोग हमारे यहाँ नहीं आए हैं। अगर हम जैसे गुजरात की बात करें तो विल्ट है, हैदराबाद साइड की, आंध्र प्रदेश की बात करें तो बोट्राइटिस है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा होती है। लेकिन ये हमारे यहाँ समस्या नहीं है। हाँ, कीट इसमें आते हैं, 3, 4, 5 तरह के आते हैं बल्कि, लेकिन वो सब ज़्यादातर अगस्त और सितंबर के महीने में आते हैं, और वो आ जाए, हम जागरूक रहें, देखें, और भाई उसमें थ्रेशोल्ड लेवल के तक आ गया है और छिड़काव की ज़रूरत है, तो कोई भी एक दवाई का हम स्प्रे करते हैं। तो सभी तरह के, जैसे कि रोगोर है या तो इसका स्प्रे करते हैं, और 1-2 दवाई सिफारिश करते हैं हम, तो वो एक ही स्प्रे से सभी तरह के कीड़े नियंत्रित हो जाते हैं। ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। वैसे भी हम किसानों को बताते हैं कि अगर वो कुछ पेड़ खड़े हों खेत के आसपास, नहीं तो कुछ छड़ियाँ गाड़ दें जिस पे पक्षी आके बैठ जाएं, तो वो नेचुरल भी, प्राकृतिक रूप में भी कीड़ों का नियंत्रण कर लेते हैं। एक तो क्योंकि नई फसल है, इसका बीज कैसे निकालें, जैसे थ्रेशिंग करते हैं गेहूं के, दूसरी चीज़ों के थ्रेशर निकले। दूसरी बात है जो सबसे ज़रूरी है, मार्केटिंग, क्योंकि कम पैदावार है अभी, तो मार्केटिंग का क्या इंतज़ाम होगा? क्योंकि छोटे मोटे थोड़ी अगर उत्पादन निकला है एक इलाके में, तो मार्केट इतना अच्छा नहीं मिलता, उसके लिए क्या सोचा? जी, सही बात आपने कही कि किसी भी नई फसल को इंट्रोड्यूस करना नए इलाके में अपने आप में चैलेंज है, और वो भी ऐसी फसल जिसका लोकल कंजम्पशन ना हो, घर में उसका यूज़ ना हो, वो सिर्फ कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल ही क्रॉप हो, तो उसके लिए और भी इसकी बढ़ जाती है। और अरंड की फसल एक लंबी अवधि की फसल है, इसके साथ तो और भी समस्या थी। किसान को ये नहीं पता कौन सा बीज है, कैसे बोएं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और साथ में आपने याद दिलाया, यदि उसकी थ्रेसिंग नहीं हुई
और अभी आप याद दिलाओगे कि बिक्री नहीं हुई सही टाइम पे और सही रेट में, तो किसान क्या करेगा, उसके लिए जीरो है। तो हम इन सब चैलेंज से संघर्ष करते हुए अब हम मतलब कामयाबी पा चुके हैं। हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, RKVY प्रोजेक्ट की तरफ से और तिलहन निदेशालय ने भी हमें बहुत ही साथ दिया। हमारे विश्वविद्यालय ने, हमारे कुलपति महोदय ने, हायर अथॉरिटी ने, डायरेक्टर रिसर्च ने, सभी ने हमें बहुत जो है कोऑपरेट इसमें किया है और इस जो दिक्कत पे हमने काबू पा लिया है। अभी हमने थ्रेसर जो है इसके खरीद लिए हैं, 6-7 थ्रेसर हमारे पास है। जो नए किसान लगाते हैं उनको हम थ्रेसर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ से आप ले जाइए और अपना निकाल के हमारा वापस कर जाइए। अगर एक ही गाँव में कुछ ज़्यादा किसान है तो हम थ्रेसर वहीं छोड़ देते हैं ताकि अगले साल भी आप लगाएं और लगाएं और इसको मेंटेन करें। जो छोटी मोटी टूट फूट है आप ठीक रखें और बाद में आप हमारा रिटर्न कर देना। तो मार्केटिंग का जैसा कि आपने याद दिलाया, समस्या है वो हर फसल के साथ होती है कि जब तक उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, एक पैदावार अच्छी नहीं होगी, जब तक कोई वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर नहीं बनता। तो शुरू में थोड़ा दूर जहाँ इसकी मार्केट है वहीं जाना पड़ता है। अभी राजस्थान में हिसार के पास, सिरसा के पास जो साइड में पड़ता है नौहर भादरा, नौहर में बहुत अच्छी मंडी है। 25-30 साल पहले वो चने की बहुत अच्छी मंडी थी, लेकिन जैसे जैसे वहाँ अरंड का रकबा बढ़ा एक मंडी डेवलप हो गई है और वो आज इस इलाके की, नॉर्थ राजस्थान की और हरियाणा के किसान भी वहीं बेचते हैं। एक बहुत अच्छी मंडी है, बहुत अच्छा रेट वहाँ मिलता है। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ भी लोग ले जाते हैं। कुछ हैं बीच में जो ट्रेडर हैं, लेकिन वो काफ़ी बीच में अपना कमीशन लेते हैं, 500-600 रुपये क्विंटल पे वो मारते हैं। तो मेरी किसानों से यही सिफारिश रहती है कि आप सीधे नौहर मंडी में अभी ले जाएं और तो वहाँ बहुत अच्छा रेट उनको मिल रहा है। किसान उसी से उत्साहित है, बिचौलिए से बच जाता है। और हमारी सरकार से और जहाँ भी हमें मौका मिलता है अधिकारियों से, जो भी ऐसे स्थान पर बैठे हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं, उनसे हम अनुरोध भी करते हैं कि एक लोकल मार्केट, सरकारी खरीद भी यहाँ होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही एक तो क्षेत्रफल बढ़ेगा और सरकारी मदद से, किसी मदद से कोई ना कोई यहाँ एक अच्छा विक्रय सेंटर भी होगा, केंद्र खुलेगा जो किसानों को उचित जो है मूल्य जो है अपने उत्पाद का मिल पाएगा। आपने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं कल का कार्यक्रम बता दूं। कल शुक्रवार है, आपकी चिट्ठियां होंगी और उसमें आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इसी के साथ अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। सब दर्शकों को नमस्कार।